आइए बच्चों, आज हम शारीरिक अपंगता के ऊपर कुछ प्रश्न और उसके उत्तर करेंगे। असामान्य बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि असामान्य बालक 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला है प्रतिभावान बालक, जो कि बहुत ही अच्छे होशियार होते हैं, उनका IQ लेवल बहुत अधिक होता है। दूसरा है शारीरिक रूप से अपंग बालक, जो कि फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उनके अपने शरीर के अंग में कोई अंग कमज़ोर या नहीं होता है, वह शारीरिक रूप से अपंग बालक। तीसरा है मानसिक रूप से निरुद्ध बालक। इसमें आएंगे जो मानसिक रूप से कुछ कमज़ोर होते हैं वो बालक। अर्थात असामान्य बालक 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य से अधिक बुद्धिमान, और सामान्य से कम बुद्धिमान, और एक शारीरिक रूप से विकलांग। इस तरह से 3 प्रकार होंगे। शारीरिक अपंगता से क्या तात्पर्य है? तो शारीरिक अपंगता से यह तात्पर्य है कि वह बालक जिसका शारीरिक दोष और उसे शारीरिक दोष हो और उसे असाधारण क्रियाओं में भाग लेने से वह दोष रोकता हो, वह शारीरिक अपंगता कहलाता है। जैसे यदि किसी बच्चे के पैर में अगर पोलियो का हो पैर, तो वह भाग नहीं सकता है सब बच्चों के साथ। इस तरह से जो भी कमी होगी वह शारीरिक अपंगता कहलाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आनुवांशिकता शारीरिक अपंगता के कारण कैसे बन सकती है? जब बालक के वंश में कोई विशेष प्रकार की अपंगता होती है, या उसके माता पिता अपंग होते हैं या अपंगता से ग्रस्त होते हैं, तो वह संतान में भी परिलक्षित हो सकती है। जरूरी नहीं होगी कि वह भी विकलांग होगा यदि माता पिता विकलांग है तो, पर ऐसा होने के पूरे चांस होते हैं। जैसे गूंगा, बहरा, मानसिक कमजोरी, मंदबुद्धि, ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय रोग, ये सारी बीमारियां आनुवंशिक बीमारियां हैं, जो कि माता पिता और वंश में नाना नानी दादा दादी के परिवार से भी बच्चे में आ सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि नेत्रहीन बालकों को शिक्षण देने हेतु प्रयुक्त की गई एक विधि है। इसमें पुस्तकें और जो भी उपकरण और टाइपराइटर का उपयोग किया जाता है, उसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं, जिससे जो नेत्रहीन बच्चे हैं वो हाथों से उसे महसूस करके पढ़ सकते हैं। इसे ब्रेल लिपि कहेंगे। इसके बाद प्रश्न है, बधिर बालकों से क्या तात्पर्य है? बधिर का मतलब होता है बहरा। बधिर बालकों से तात्पर्य है जो बहरे हों, जिनके कानों से सुनने में परेशानी हो, और ये गूंगे नहीं होते हैं, परंतु नहीं सुनने के कारण ये बोलना सीख नहीं पाते हैं, इसलिए बहरे होते हैं, तो गूंगे भी हो सकते हैं। ये आनुवंशिक गुण भी हो सकता है। इसी को बधिर बालक कहेंगे। अंधे बालकों को शिक्षित करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पूर्ण या आंशिक रूप से नेत्रहीन बालकों को शिक्षित करने के लिए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि बालक पूर्ण अंधत्व का शिकार है तो उसकी दृष्टि 20/200 होती है, तो उसके लिए अंधों के विद्यालय में उसे भेजना चाहिए, ताकि वह हीन भावना से ग्रस्त न हो सामान्य बच्चों के साथ। वहाँ ब्रेल लिपि द्वारा उसे शिक्षण हेतु अन्य किताबें और टाइपराइटर और सभी सामग्रियाँ उपलब्ध होती है। ब्रेल लिपि अंधे बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इसमें शब्द उभरे हुए होते हैं इसकी पुस्तकों में। ऐसे बालकों को गाना, हस्त कौशल, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जा सकती है, जो उनके व्यक्तित्व विकास के लिए अधिक उपयुक्त होती है। दूसरा है, वे बालक जो पूर्ण अंधे नहीं होते परंतु अत्यधिक कमज़ोर नज़र वाले होते हैं, उनकी पुस्तकों में छपाई जो होती है, लिखे हुए अक्षर वो बड़े बड़े होने चाहिए। तीसरा है, ऐसे बालक यदि साधारण विद्यालय में पढ़ते हैं तो उन्हें पूर्ण रोशनी वाले कक्षाओं में शिक्षण करवाया जाना चाहिए, ताकि उनके नेत्र में कोई परेशानी न हो, और वह समय समय पर उन्हें हॉस्पिटल में नेत्र परीक्षण भी करवाने के लिए भेजना चाहिए। चौथा है, शाम पट पर पूर्ण रोशनी हो। जो ब्लैक बोर्ड होता है स्कूल में, वह ऐसी जगह हो जिससे कि बच्चों को अच्छे से दिखाई दे। पांचवा है, कमज़ोर नज़र वाले बच्चों को नक्शे या ग्राफ के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे वह आसानी से समझ सके। उसके बाद छठा है, उन्हें टाइपराइटर द्वारा स्पर्श विधि से पढ़ाया जाना भी उचित होगा। जो कि ब्रेल लिपि वाले जैसे शब्द होते हैं उभरे हुए, वैसे ही टाइपराइटर में भी स्पर्श कराकर उन्हें बताना चाहिए कि यहाँ पर ये अक्षर आएगा। फिर सातवां है, कमज़ोर नज़र वाले या पूरी तरह से अंधे बालकों को विद्यालय में तथा घर में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उनके साथ अच्छा
व्यवहार करना चाहिए जिससे कि उनके मन में कोई भावना न आए, हीन भावना से वह ग्रस्त न हो और सामान्य बालकों की तरह अपने आप को समझे। अगला प्रश्न है कि मंद बुद्धि का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होता है और मंद बुद्धि किसे कहेंगे। तो मंद बुद्धि का बुद्धि लब्धि स्तर अर्थात उसका आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि स्तर को हम क्या बोलते हैं, आईक्यू लेवल मतलब समझने की क्षमता, वह सामान्य बच्चों से 85% कम होती है और ऐसे बालक मानसिक रूप से भी पिछड़े होते हैं, इसलिए इन्हें मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। बालक की बुद्धि मंद होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला है वंशानुक्रम। जो माता पिता मंदबुद्धि के होते हैं या उनके वंश में मंदबुद्धि के लक्षण होते हैं तो वहाँ पर संतान भी मंदबुद्धि हो सकती है। दूसरा है वातावरण। अगर वातावरण बच्चों को अच्छा नहीं मिलेगा तो उससे भी उनकी मंदबुद्धि हो सकती है। वातावरण में गर्भावस्था वातावरण और परिवार का वातावरण और शैक्षिक वातावरण, 3 तरह के वातावरण है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब अगर उसे वातावरण और पोषक आहार नहीं मिलता है तब भी वह मंदबुद्धि हो सकता है। दूसरा है परिवार में यदि उसके कठोर अनुशासन में रखा जाता हो और पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता हो बच्चे के साथ या कोई भावनात्मक असंतुलन हो तब भी बालक मंदबुद्धि हो सकता है। और शैक्षिक वातावरण, जिन बालकों को बचपन से ही उचित शिक्षा का वातावरण नहीं मिलता है तब भी वह बच्चे अपनी बुद्धि के मामले में पिछड़ सकते हैं। तीसरा है कारण है शारीरिक आघात। मंद बुद्धि होने के जो कारण है उसमें सबसे पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है वातावरण और तीसरा है शारीरिक आघात। प्रसव के समय यदि बच्चों को कोई चोट लगी हो उससे भी उसकी बुद्धि मंद हो सकती है। और जन्म लेने के बाद अगर बच्चा कहीं गिर जाता है, कहीं झूले में झूलते झूलते उसे कहीं लग जाती है मस्तिष्क में चोट, या कहीं अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई स्त्राव हो सकता है या हार्मोन्स की परेशानी हो सकती तो भी बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है। और अगला कारण है मादक पदार्थों का सेवन। यदि गर्भावस्था के समय माता पिता नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या नींद की गोलियां लेते हैं, अफीम, शराब, कुछ भी ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे नशे हो सकते हैं, या बार बार एक्सरे करवाते हैं तो भी बच्चे को बौद्धिक दुर्बलता आ सकती है। और आखिरी कारण है कुपोषण। गर्भावस्था में यदि जन्म के समय बच्चों को अच्छे से पोषण नहीं मिलता है गर्भ में और उसके बाद जन्म लेने के 3 वर्ष तक भी यदि उसे अच्छा आहार, पोषक आहार नहीं दिया जाता है तो उसकी बुद्धि मंद हो सकती है। यह है मंद बुद्धि होने के प्रमुख कारण। अगला प्रश्न है बुद्धि को परिभाषित कीजिए, उसकी विशेषता बताइए और बुद्धि लब्धि क्या है उसे निकालने का सूत्र बताइए। और 8 वर्ष के बालक को बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि भी बताइए। तो सबसे पहले हम बुद्धि की परिभाषा देखेंगे कि सीखने की योग्यता को बुद्धि कहेंगे। वह बंकिमगन की परिभाषा है। और बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि या आईक्यू का आविष्कार टरमैन की मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण देन है। इसे निकालने के लिए 18 वर्ष की मानसिक आयु व शारीरिक आयु अर्थात वास्तविक उम्र, शारीरिक आयु को क्या बोला है, वास्तविक उम्र, और मानसिक उम्र मतलब यदि वह 18 वर्ष के बच्चों के बराबर है या फिर 14 वर्ष का असली में है या फिर वो 12 वर्ष के बच्चे के बराबर है, उसका मानसिक स्तर किस हिसाब का है उसे सूत्र के द्वारा निकालेंगे। तो सूत्र है बुद्धि लब्धि स्तर या फिर आईक्यू स्तर बराबर मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु गुणित 100। तो अभी हमने देखा है मानसिक आयु 18 वर्ष है और उसकी शारीरिक आयु है 14, मतलब छोटा है लेकिन 18 वर्ष के बच्चों के समान वह समझता है, गुणित 100। तो उसका आईक्यू लेवल कितना हो गया, 150, अर्थात वह प्रखर बुद्धि बालक है, मतलब बहुत अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होगा जिसे अपनी उम्र से अधिक समझ में आता है। और जो बुद्धि है उसकी विशेषताएं इस प्रकार है। बुद्धि मनुष्य को जन्मजात प्राप्त शक्ति का नाम है। बुद्धि एक योग्यता है जिससे जीवन में बहुत अधिक सीखा जा सकता है। बुद्धि विभिन्न मानसिक योग्यताओं का समन्वय है जो व्यक्ति को व्यावहारिक जीवन में सफल बनाने में मदद करता है। इस तरह से हमने ये प्रश्नों के उत्तर किए हैं। और जो टरमैन के अनुसार आईक्यू का वर्गीकरण किया गया है उसमें यदि 900 से अधिक उत्तर आता है तो वह अति प्रतिभाशाली होगा, और 140 से 200 तक आता है तो वह प्रतिभाशाली होगा, मतलब जीनियस। 120 से 140 अति उत्कृष्ट, 110 से 130 आईक्यू आता है तो उत्कृष्ट, 90 से 110 आता है तो सामान्य, और 80 से 90 आता है तो मंद बुद्धि। और उसके बाद फिर नीचे जाते जाएंगे तो
उनकी बुद्धि और कम होती जाएगी। 20 से नीचे होगी तो जड़, इडियट, बिल्कुल बुद्धि नहीं है जिसके पास, कुछ उसको समझ नहीं आता है। इस तरह से इसको टर्मेन नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण भी किया है। और इतने प्रश्नोत्तर आप अच्छे से समझिए और याद करिए।